Roland E. Thomas, Chapter 3, and Problem 3-14. Formulate mesh current equations for the circuit in Figure 3-14. Arrange the result in a matrix form. Ax is equals to B. Solve for the value of Ia, Ib, and Ic. Use the results to find Vx and Ix. अब ये जो क्वेश्चन है ये लूप एनालिसिस का क्वेश्चन है। लूप एनालिसिस की जो थ्रू इंस्पेक्शन इक्वेशन लिखने का तरीका है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं कि ऑल करंट्स शुड बी इन द क्लॉकवाइज सपोजिशन। आपने तमाम जो करंट सपोज करने हैं वो क्लॉकवाइज सपोज करने हैं। ये इंस्पेक्शन मेथड को इस्तेमाल करके इक्वेशन लिखने के लिए पहला असूल है। अच्छा, उसके बाद आपने उनको करंट्स वेरिएबल असाइन कर दिए, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट लूप के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको ऐड करके वो वैल्यू उस करंट के साथ लिखनी है जिसकी आप इक्वेशन लिख रहे हैं। फिर आपने कॉमन जो ब्रांचेस हैं उनकी वैल्यू माइनस में लिखनी है विद देयर ऑपोजिट करंट, राइट। तो ये मैं एक इक्वेशन अभी लिखता हूँ ना आपके सामने थ्रू इंस्पेक्शन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले मैं लूप ए की इक्वेशन लिखूंगा, उसमें ये जो रेजिस्टेंसेस सारी पहले ऐड कर लेनी है, जो कि इस केस में 3.2 है, 3.2 के, और उसके साथ में लिखूंगा IA। अब इसके बाद जो इसी की दूसरी बकाया टर्म्स हैं इक्वेशन की, वो शेयर्ड रेजिस्टेंस विद देयर ऑपोजिट करंट विद ए माइनस साइन। ठीक है, तो अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है 1K की, इसके ये शेयर्ड है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो IB है, IB वाली साइड है। तो हमने लिखना है -1K IB और फिर उसके बाद -2.2K IC। ठीक है जी, इज इक्वल टू इक्वेशन की दूसरी साइड पे अब कोई भी वोल्टेज सोर्स अगर लूप में है तो यहाँ पर इसमें पूरे लूप में कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब उसकी वजह से जो करंट है कन्वेंशनल करंट वो पॉजिटिव में से निकल रहा है, तो यहाँ पर ये साफ नजर आ रहा है कि उस जो सोर्स का जो कन्वेंशनल करंट है वो हमारे लूप करंट के ऑपोजिट जा रहा है। तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में लिखेंगे। इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम लिखेंगे -15 वोल्ट्स, 15 लिख देंगे, दैट्स इट। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई IA, IB और IC में। इसी तरीके से अब मैं सेकेंड लूप की इक्वेशन बनाता हूँ IB की। तो IB में यहाँ 1, 2, 3 एंड 4K IB -1K IA -1K IA और -1K IC। कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0 के बराबर आ जाएगा। देन IC की इक्वेशन में इनका जब मैट्रिक्स आपने बनाना है तो अच्छा, ये रिलेटिवली इसका जो मैथमेटिक्स है लूप एनालिसिस का, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में नहीं होता, सीधा सीधा होता है, तो ये ज़रा रिलेटिवली आसान होता है नोड एनालिसिस से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3.2 इससे पहले कि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, मैं पहले एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप क्रैमर रूल से करना चाहें इसको,
भी आपकी अपनी ख्वाहिश है, मगर 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन हमेशा ही लेंथी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपकी मैट्रिक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं नॉर्मली वो नहीं यूज़ करता और साइमल्टेनियस इक्वेशन से ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो इसके अंदर असल में जो चीज़ समझ नहीं आती है लोगों को, वो ये है कि आपने एक रोड मैप बनाना है, एक प्लान बनाना है आपने कि आपने करना क्या है और किस इक्वेशन को किस तरह मैनिपुलेट करना है। देखें यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स हैं और तीनों के साथ कोफिशिएंट्स हैं, तो हमने पहले इन दो इक्वेशन से लेट सपोज के हमने आई ए एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो आई बी में होगी और आई सी में होगी, ठीक है, और उसके साथ कोई कांस्टेंट भी होगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे। तो यहां से जब हमने इन दोनों इक्वेशंस में से जब एक नई इक्वेशन एलिमिनेट करके बनानी है, तो ये भी यहाँ पर ये जरूर देखना है कि आई ए ही एलिमिनेट हो इन दोनों पेयर्स में। इस मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस में से जो लोअर साइड पे है, इसमें से भी आई ए को ही एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जब आप अब जो इन दोनों में से इक्वेशन बनेगी वो आई बी और आई सी में से होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टू सेट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास बनी है, इनमें से आप आई बी या आई सी को एलिमिनेट कर दें, तो आपके पास लेट्स से कि मैंने आई बी को एलिमिनेट किया तो आई सी में एक इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि आपके पास आई सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने उसको बैक ट्रैक करना है, यहाँ से आई सी की वैल्यू इस लेवल ऑफ इक्वेशन में से किसी भी जगह पे प्लेस कर दें, या इस नीचे वाली में प्लेस कर दें या ऊपर वाली में प्लेस कर दें, और उसके बाद इस लेवल के बाद आपके पास आई सी और आई बी दोनों आ जाएगा। तो ये वैल्यूज उठा के इस लेवल में से किसी भी जगह पे प्लेस कर दें, तो आपको तीनों वेरिएबल्स की इक्वेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके जी, हमने तीनों करंट्स आई ए, आई बी और आई सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब वो हमसे कहता है कि जी वी एक्स एंड आई एक्स की वैल्यू बताएं। अब वी एक्स देखें कहाँ पे है, वी एक्स यहाँ पे, दिस वन, वी एक्स यहाँ पे देखें, वी एक्स इज दिस वन। इसमें से दो करंट्स गुजर रहे हैं, आई बी भी गुजर रहा है, आई सी भी गुजर रहा है, तो ये कॉमन है। तो हम आई एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दिस विल बी
1k IC माइनस IB। अच्छा, अब ये IC माइनस IB मैंने क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट के यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो लिखी गई है राइट साइड पे। ठीक है, ये देखें, राइट साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी होने का मतलब ये है कि आप करंट इस तरफ से एंटर हो रहा है, इसमें डोमिनेटिंग करंट जो है वो राइट साइड से एंटर हो रहा है। तो राइट साइड से तो IC ही एंटर हो रहा है, इसका मतलब IC डोमिनेंट है, डोमिनेंट करंट है, लार्जर वैल्यू ऑफ करंट है, तो हम IC माइनस IB लिखेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर जो उसने हमसे पोलैरिटी में पूछा है हमने वही करना है। तो हमने क्या करना है कि 1k IC माइनस IB, Vx is equals to 1k IC माइनस IB। ये मैंने कैलकुलेटर से ये फाइंड कर लिया। इसमें आप ये दोनों वैल्यूज सारी माइनस में वैल्यूज हैं, तो इनको जब प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी इन वोल्ट्स, और उसके बाद जो Ix है, Ix जो है वो IC के बराबर होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो करंट है IC इस इंडिपेंडेंट ब्रांच में से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ऐसे, और Ix भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि IC विल बी इक्वल टू Ix। तो यही वाली चीज जो है ये Ix के बराबर होगी। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।